स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो कल हमने पढ़ा था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ये भी बहुत इजी है, ये भी आप देखें कैसे है। देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो वही स्टेप है कुछ तो जो आपको मैंने कल बताए थे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। सबसे पहले कि माना हमने कोई भी अभिक्रिया करवाई है। अभिक्रिया में हमने क्या किया है, ए से बी। ए हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में काम कर रहा है, ए हमारे पास रिएक्टेंट के रूप में काम कर रहा है और बी हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में काम कर रहा है। और मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारा जो अभिक्रिया का जो वेग नियतांक हमने ज्ञात किया था वो क्या था, माइनस डी ए अपॉन में डी टी इजिकल्स टू के ए। अब यहाँ पर ए पे अपन ने यहाँ पे एन लिख दिया था और एन का मतलब होता है कि अभिक्रिया की कोटि। जिन बच्चों को नहीं पता अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं वो मेरी पहले वाली वीडियो देखिए अनुसंख्यता और कोटि वाली, उन्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा और उन्हें डिफरेंस पता चल जाएगा कि अनुसंख्यता क्या चीज है और कोटि क्या चीज है। याद रखना अनुसंख्यता और कोटि अलग अलग है, आप दोनों को एक जैसा नहीं मान सकते। ठीक है, तो उस वीडियो को देख के अपनी इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना। अब देखो यहाँ पर हमने कहा है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब है कि जब n का मान हम किसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया में हम n का मान क्या लेके चल रहे थे, 0। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हम n का मान क्या लेके चल रहे हैं, 1। तो अब देखना यहाँ पर जो हमारा बन जाएगा फॉर्मूला डी ए अपॉन में डी टी इजिकल्स टू के ए की घात कितनी हो जाएगी, 1। पीछे तो ए की घात 0 थी लेकिन यहाँ पर ए की घात है 1। जब किसी की घात 1 होती है तो उस 1 को लिखो भले ना लिखो एक ही बात है, आपको पता ही ये चीज। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे पीछे किया था ना सेम वही स्टेप मैं दोहरा रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको पीछे वाला भी याद दिला रही हूँ ताकि कंपेयर करके आपको ज्यादा याद रहे। अब उसके बाद आप क्या करोगे, इसको भेज दोगे यहाँ पर और माइनस डी टी को भेज दोगे यहाँ पर। क्लियर बात। गुणनफल वाली संख्या दूसरी तरफ जाके भाग में चली जाएगी और भाग वाली संख्या दूसरी तरफ जाके गुणनफल में चली जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डी ए अपॉन में ए इजिकल्स टू माइनस के डी टी। यही तक किया था हमने सेम ऐसा ही। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इस इक्वेशन का समाकलन करना है। क्या करने पर, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, समाकलन करने पर। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा देखना, इस तरीके से समाकलन किया जाता है, चिन्ह होता है समाकलन का डी ए अपॉन में ए इजिकल्स टू माइनस के डी टी। अब देखो समाकलन करते हैं तो लिमिटेशन लेना जरूरी होता है, यानी जो जिसका हम समाकलन कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं ये आपको पता होना जरूरी है। तो जैसा पीछे किया था सेम वैसा ही है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा t बराबर 0 होता है, यानी जब हमने अभिक्रिया जब शुरू ही की होती है तो t बराबर 0 समय पर जो हमारे पास अभिकारक की सांद्रता होती है, जो हमारे पास अभिकारक की सांद्रता होती है उसको हम क्या मानते हैं, A0। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं सीधे ऐसे लिख देती हूँ A0 ही है। अगर हम बात करें t बराबर t समय पर, यानी अभिक्रिया जो है अब t समय तक पहुंच चुकी है, तो उस टाइम जो हमारे a का मान होता है वो किसके बराबर होगा, AT के बराबर होगा। क्लियर बात। यानी जो अब अभिक्रिया है इसकी लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक है, देखो यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता की बात कर रहे हैं तो लिमिटेशन भी इसकी सांद्रता का ही करेंगे। जब हम समय की बात करेंगे तब लिमिटेशन किसकी लेंगे, समय की लेंगे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल बेसिक बात है ये तो। अब देखो यहाँ पर कि जब इसका समाकलन करेंगे तो हमारा जो समय है, जो हमारी सांद्रता है वो क्या है, A0 से AT तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज मैंने आपको कल भी बताई थी और आज भी बता रही हूँ कि जो k है ना वो नियतांक है
और जो नियतांक होता है उनका समाकलन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नियतांक है ना, इसको अपने क्या करते हैं, इसको अपने निकाल देते हैं बाहर। और किसका समाकलन होगा, dt का, क्योंकि dt क्या है, एक परिवर्तनशील है यहाँ पर। तो इसका जो समाकलन होगा वो 0 से लेकर t समय तक होगा। क्लियर बात। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, एक चीज याद रखना, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि dx इजिकल्स टू एक्स होता है समाकलन करे तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, dx अपॉन में x, यही है। जब dx अपॉन में x का समाकलन किया जाता है ना, तो वो बन जाता है ln x। वो क्या बन जाता है, ln x या फिर log बेस ex एक ही बात है। ln x या log बेस ex एक ही बात है। जब हम इसको किस में चेंज करते हैं, log बेस 10 में, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। आगे हम इसका यूज करेंगे, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो log बेस e और log बेस 10 क्या है, अलग अलग है। log बेस 10x को हम log बेस x भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज एक है और ये दोनों चीज एक है। जब इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, मान लो आपके पास ln x है, आपको उसे log बेस 10 में चेंज करना है, तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक टर्म्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने इसका सबसे पहले समाकलन करना है। समाकलन करोगे तो अभी मैंने आपको बताया dx अपॉन में x का समाकलन क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो समाकलित समीकरण आपकी बनेगी वो क्या बन जाएगी, ln a, यही बन जाएगी। और इसकी लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक है, a0 से a t तक है, इजिकल्स टू माइनस का k तो माइनस का ही रहेगा। अब t dt का जो समाकलन है, पीछे मैंने आपको बताया था dx इजिकल्स टू क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर t का समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो इसका जो लिमिटेशन है वो भी आपको लगाते जाना है। क्लियर बात, यहाँ तक आई थिंक समझ आ गया होगा। अब मैं आगे वाले की बात करती हूँ, ये मैं रेस कर देती हूँ। चलो एक बार मैं रहने देती हूँ इसको, ताकि आप इसको याद रख सको कंपेयर करके। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो दो लिमिटेशन आप लेते हो उनको आप क्या कर देते हो, जहां से जहां तक आप लिमिटेशन ले रहे हो इन दोनों को माइनस कर देते हो, यही करते हो। तो यहाँ पर देखो कि ln जो है, सबसे पहले ln 80 माइनस में ln, अभी इसकी जगह क्या आ जाएगा, a0। ln 80 माइनस में ln a0, ये आ गया। अब उसके बाद इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजिकल्स टू माइनस के का तो माइनस के ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, t की जगह क्या आ जाएगा, t माइनस 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, t माइनस 0। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या होगा कि आपको ना एक चीज और ध्यान रखना है, कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ln x माइनस ln y इजिकल्स टू क्या होता है, ln x अपॉन में y। बट यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा, सॉरी, अपने आगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका यूज नहीं होगा, ये फॉर्मूला भी आपका बनता है, आप याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ln 80 माइनस ln a0 बराबर माइनस के t माइनस 0 क्या हो जाएगा, t। क्लियर बात। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि जो हमारे पास ये जो माइनस की संख्या है, जब हम इसको दूसरी तरफ भेजते हैं तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस ln a0 या a के पैर में 0। ठीक है, अब हमें ये मिल चुका है समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी ढाल ज्ञात करते हैं। ढाल ज्ञात करने के लिए मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया था, y इजिकल्स टू, क्या बताया था, y इजिकल्स टू mx प्लस में c, यही बताया था मैंने आपको। अब देखो यहाँ पे y का काम कौन कर रहा है, ये c का काम कौन कर रहा है, ये x का काम कौन कर रहा है, t,
और m का काम कौन कर रहा है, माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ढाल बनेगा देखना किस तरीके से बन जाएगा। y ऊपर की तरफ जो जाता है इसे हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो यहाँ पर y का मान कौन है, ln 80। ये किसके मान को बता रहा है, y के मान को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इधर कौन जाता है, इधर वाली संख्या हमारी x होती है, यानी ये जो संख्या वो किसको बता रही है, अब समय को। ये जो दिशा है वो किसको बता रही है, समय को। आपके पास y आ चुका है, आपके पास x आ चुका है। नेक्स्ट आपके पास c है। c की जो वैल्यू होती है वो ढाल कहाँ से स्टार्ट होगी ये बताई जाती है। हो सकता है ये यहाँ पे आ जाए, मान लो ये यहाँ पर आ रहा है, यानी यहाँ पे जो पॉइंट है वो है ln a0। और मैंने आपको कहा था कि m की वैल्यू अगर माइनस में है तो ढाल नीचे की तरफ, और m की वैल्यू अगर प्लस में है तो ढाल ऊपर की तरफ होता है, आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास m की वैल्यू है वो क्या है, माइनस के है। माइनस के यानी माइनस में है तो ढाल नीचे की तरफ है, यानी ये जो ग्राफ है वो आपको, जो ढाल है वो आपको माइनस के में मिलता है। क्लियर बात। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये हमारे समाकलित वेग समीकरण जो है प्रथम कोटि के लिए वो हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके अर्धायुकाल के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल। और अर्धायुकाल किसे कहते हैं, तो ये आपको पता ही है, किसी भी अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता को आधा पूर्ण होने में लगा समय ही अर्धायुकाल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको अभी जो मैंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण के लिए, समाकलित वेग समीकरण के लिए जो फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था ln RT इजिकल्स टू माइनस KT प्लस ln R0। सॉरी, हम वहां पर क्या लेके चल रहे थे, ए लेके चल रहे थे। ठीक है, ए लेके चल रहे थे। वैसे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जैसे रिएक्शन करवाते हो तो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप उसे आर लेके चलो, ए लेके चलो, एक्स लेके चलो, डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन फिर भी चीज़ को समझते चलना कि यहाँ पर हमारा क्या था, ln 80 इजिकल्स टू माइनस KT प्लस ln A0, यही था हमारा फॉर्मूला। अब देखो इसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर हम बात करते हैं कि हमारी अभिक्रिया अगर प्रारंभिक सांद्रता की बात करें, तो उस टाइम जो हमारा A होता है ना, वो बराबर होता है A0 के, आपको पता ही है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि देखो पीछे हम बात कर रहे थे t बराबर t समय पर, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अर्धायुकाल की, है ना। तो अर्धायुकाल की बात कर रहे हैं तो t बराबर हम t समय नहीं मानेंगे, t बराबर t 1/2 समय मानेंगे। ये किसको बता रहा है, अर्धायुकाल को बताने का सिंबल एक टाइप से। ठीक है, तो ये बता रहा है अर्धायुकाल को। तो अर्धायुकाल के अंदर जो हमारा 80 बनता है वो इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, देखो डेफिनेशन में है प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में लगा समय, यानी जो प्रारंभिक सांद्रता है इसके आधा होने में लगा समय। क्लियर बात। यानी अब t का मान t 1/2 हो जाएगा अर्धायुकाल के समय, और जो 80 का मान है वो A0/2 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में लगा समय है। हम ये मान पुट कर सकते हैं, यानी जब हमारे पास t का मान 1/2 होगा तो यहाँ पे t 1/2 कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात 80 का मान जो है हमारा क्या हो जाएगा, A0/2। बाकी सारा वैसे का वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको आपने इधर भेजना है, क्योंकि देखो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें अर्धायुकाल ज्ञात करना है, यानी समय ज्ञात करना है। अगर आपको समय ज्ञात करना है तो आपने ये वैल्यू सबसे पहले अलग कर लेनी है, और उसके बाद यहाँ से t का मान अलग कर लेना है। समझ आ रही होगी मेरी बातें। चलो कोई ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस KT को दूसरी तरफ लेके जाना है और इसको दूसरी तरफ लेके जाना है। हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अर्धायुकाल की गणना करनी है, अर्धायुकाल का मान निकालना है, तो हमें उसके लिए t का मान अलग चाहिए। तो सबसे पहले t का मान हम डायरेक्ट अलग करने से अच्छा पहले हम इस पूरे को अलग कर लें। यानी अगर हम KT को दूसरी तरफ लेके आएंगे, यानी ये किसका हो जाएगा, प्लस का। KT इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, अब इसको आप इधर लेके आयो, ये तो बराबर में ही है, यानी ln क्या आ जाएगा A0।
अब इसको आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का ln 80। क्लियर बात। अब देखो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि ln x माइनस ln y इजिकल्स टू होता है ln x अपॉन में y। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना कि आपको भी कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ये ln x माइनस में ln y है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ln x अपॉन में y कर सकती हूँ, यानी मेरा kt इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ln a0 अपॉन में 80 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो k है ना इसको आप दूसरी तरफ भेज दोगे। तो आपको पता है जब कोई भी संख्या गुणनफल में है दूसरी तरफ जाके भाग में, यानी t बराबर क्या हो जाएगा, 1 मैं k लिख देती हूँ ln a0 अपॉन में 80। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो ये जो आपके पास फॉर्मूला आ गया ना, अपने को पता है कि ln का मतलब होता है, ln का मतलब होता है आपके पास क्या कहते हैं, लॉग बेस e। हमें ln को चेंज करना है किस में, लॉग बेस 10 में चेंज करना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने आपको अभी बताया ही है, ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसका मान जो होता है ना उसका मतलब इसके साथ अगर लॉग बेस 10 के साथ 2 लग जाता है तो इसका एक पर्टिकुलर कोई मान होता है, जब लॉग बेस 10 के साथ 3 लग जाता है, 1 लग जाता है, 4 लग जाता है, तो इनका एक पर्टिकुलर मान होता है। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए ln को हमें चेंज करना पड़ता है किस में, लॉग बेस 10 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हम ln है इसको हम चेंज करते हैं किस में, लॉग बेस 10 में। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, t इजिकल्स टू 1/k, ln को चेंज कर रहे हैं लॉग बेस 10 में, तो क्या आ जाएगा 2.303 लॉग बेस 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a0 अपॉन में 80। क्लियर बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि हमें किसकी गणना करनी है, अर्ध आयु काल की। और अर्ध आयु काल के लिए मैंने आपको भी दो कंडीशन बताई है कि अगर हमारा t बराबर 0 होगा तो a का मान a0 के बराबर होता है, लेकिन t बराबर t1/2 होगा तो a का मान a0 पर में 2 के बराबर हो जाता है। तो हमें ये मान पुट कर देना है, हमें t का मान अब क्या रखना है, 1/2 इजिकल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 अपॉन में k। अब देखो यहाँ पर a0 का मान तो a0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर at का मान कितना है, a0 अपॉन में 2। at का मान कितना है, a0 अपॉन में 2। कैसे है तो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a0/2। अब ये संख्या जब आपके भाग में है तो ये ऊपर जाके यहाँ गुणनफल में हो जाएगा। जब कोई भी डिजिट भाग में होता है तो ऊपर में जाके वो अपोजिट हो जाता है, यानी वो गुणनफल में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या बच गई, t1/2 इजिकल टू 2.303। अब देखो यहाँ पर एक वैल्यू बन रही है, ये चलो लिख ही देती हूँ, लॉग बेस 10 2 अपॉन में k। अब बात आती है कि जब लॉग बेस 10 2 की बात करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 0.3010। किसके बराबर होता है, 0.3010। किसकी वैल्यू है ये, लॉग बेस 10 2 की, और ये आपके पास यहाँ आ रहा है, यानी जो t1/2 का मान है वो क्या हो जाएगा 2.30। पहले तो आपके पास ये मान है और इसका मान कितना आ जाएगा 0.3010 अपॉन में k। यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो इसका आंसर होता है क्या आ जाएगा, आपका जो t1/2 है इसका मान होता है 0.693 अपॉन में k। 0.693 अपॉन में k। ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल जिसकी हम गणना करना चाह रहे थे, उसकी गणना हमने कर ली। आपको पीछे याद होगा कि जब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना कर रहे थे ना, तो हमारा जो t1/2 था वो क्या था, वो हमारा मान आया था आपका a0 अपॉन में 2k। यही मान था। ये तो किसके लिए था, शून्य कोटि के लिए। ये किसके लिए था, आपका शून्य कोटि के लिए, और ये किसके लिए है, प्रथम कोटि के लिए।
अब देखो, शून्य कोटि में और प्रथम कोटि में एक अंतर है जो बहुत ही अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी शून्य कोटि की अर्धायुकाल हम बात करते हैं, तो शून्य कोटि की अर्धायुकाल जो है वो आपकी प्रारंभिक सांद्रता पर भी निर्भर कर रही है ना, क्योंकि जो t 1/2 है वो किसके बराबर है, A0/2 के। तो यहाँ पे जो हमारे पास शून्य कोटि के अर्धायुकाल की हम बात करें तो वो प्रारंभिक सांद्रता पर इसमें निर्भर करती है, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एज ए कंपेयर क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपने ये क्वेश्चन को अच्छे से करना है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है वो क्या कहते हैं, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, जबकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं करती। तो क्यों नहीं करती, प्रतिपादित कीजिए। तो आपको ये सारा सॉल्व करके बताना पड़ेगा, जो मैंने आपको पीछे बताया था, शून्य कोटि के अर्धायुकाल और प्रथम कोटि की अर्धायुकाल दोनों को। क्लियर बात है? तो आई थिंक ये सारा टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे पहले हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो हमारा टॉपिक है वो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। यानी अब ऐसे कौन कौन से कारक है जिससे हमारी अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रभावित होता है या कम या ज्यादा होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है अभिकारकों की सांद्रता। देखो, पीछे जब हम वेग नियतांक वाला टॉपिक कर रहे थे, है ना, या फिर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि द्रव्य अनुपाती का नियम क्या होता है। द्रव्य अनुपाती का नियम होता है कि अभिकारकों की जो हमारा अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। याद आ रहा होगा कुछ? देखो, मैंने आपको पीछे एक रिएक्शन बताई थी। मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल समझो कि आपके क्या बन रहा है, ए से बी बन रहा है, ठीक है, या फिर अपने ऐसे मान लेते ज्यादा बेटर रहेगा कि अपने ए प्लस बी, बी से क्या बन रहा है, सी प्लस डी बन रहा है। हमने कोई रिएक्शन ले ली, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम द्रव्यानुपाती क्रिया का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम वेग को देखते हैं तो वेग समानुपाती किसके होता है, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के, है ना, यही होता है ना। यानी ए और बी जो है ये अब क्या है, इसके सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती है। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है अभिकारकों की सांद्रता का अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको पता है कि जो अभिकारक की सांद्रता है वो तो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती है, और समानुपाती का मतलब क्या होता है कि जब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान भी बढ़ेगा, और एक का मान घटेगा तो दूसरे का मान भी घटेगा। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि जो अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के क्या है, समानुपाती है। समानुपाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता का मान बढ़ता जाएगा अभिकारकों का वेग भी बढ़ता जाएगा। पहला पॉइंट तो हमारा ये है, ठीक है। बिल्कुल इजी इजी बातें हैं, तो ये आप खुद बुक वगैरह से या किसी नोट से पढ़ सकते हो। ये सारा कुछ आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इनको अच्छे से समझा जरूर दूंगी, ठीक है। देखो, यहाँ पर अभिकारकों की सांद्रता वाला पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। क्या बताया मैंने, जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होगी वैसे वैसे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी, क्योंकि द्रव्य अनुपाती का नियम क्या होता है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस कारण से दोनों का मान, जब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान भी बढ़ेगा, और एक का मान जब घटेगा तो दूसरे का मान भी घटेगा। क्लियर बात। अब दूसरी बात आती है ताप। देखो, आप कोई भी रिएक्शन करवाना चाहते हो, ठीक है, आप कोई भी अभिक्रिया करवाना चाहते हो, तो अभिक्रिया में जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा ना। देखो, एक नॉर्मल सी बात है, आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और अभिकारकों के अणुओं की अगर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो अभिकारक के अणु जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपस में टकराएंगे और उत्पाद बनाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? देखो, आपको ना इस चैप्टर के अंदर आगे हम पढ़ेंगे संघट, आवर्ती, सक्रियण ऊर्जा, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फिर भी कुछ कुछ बातें जो है आप समझ लें यहीं पर, कि जैसे जैसे आप कोई भी अभिक्रिया करवाते हो, कोई भी अभिक्रिया करवाते हो, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपके पास अभिकारक है उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिस कारण से वो ज्यादा से ज्यादा टकराते हैं, और जितना ज्यादा अभिकारक आपस में टकराएंगे उत्पाद उतना ही ज्यादा बनता है,
ठीक है। और जितनी स्पीड में आपके विकारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी आपके अभिक्रिया का जो वेग है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। समझ आ गई बात। यानी तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी। आपको ध्यान में रखना है, जब हम बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर को अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया ना, तो जो अभिक्रिया का वेग है वो कितना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस पे एक पर्टिकुलर ग्राफ भी है और इसका अलग से मैं टॉपिक जो है आपको अलग वीडियो में कवर करवाऊंगी, ठीक है। फिलहाल जो इनके कारक है उनके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो ये भी समझ आ गया आपको, ये भी समझ आ गया आपको, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी। अब उसके बाद आता है उत्प्रेरक। देखो उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक के बारे में आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे होंगे कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। पहली बात तो उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया मिश्रण में भाग तो लेते हैं लेकिन अभिक्रिया में अपना कोई भी अहम हिस्सा नहीं निभाते। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई भी अभिक्रिया आप करवा रहे हो, उस अभिक्रिया में अगर आपने थोड़ी सी मात्रा में उत्प्रेरक मिला दी, तो मान लो कि आपकी कोई भी अभिक्रिया है, जैसे KClO3 है, उससे आप KClO3 को जब आप KClO2 में और में चेंज करना चाहते हो तो उस टाइम क्या होता है कि KClO और O2 में, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपकी अभिक्रिया, फॉर एग्जांपल समझना कि आपकी अभिक्रिया को पूरे होने में 2 मिनट लग रहे हैं। कितना मिनट लग रहा है, 2 मिनट, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी मात्रा में इसमें MnO2 के रूप में उत्प्रेरक मिला दिया ना, तो ये वेग को बहुत तेजी से बढ़ा देगा और बढ़ाने के कारण क्या होगा, जो आपकी अभिक्रिया 2 मिनट में कंप्लीट हो रही थी, अब वो हो सकता है कि वो आपके 1 मिनट में कंप्लीट हो या फिर 40 सेकंड यानी कुछ सेकंडों में ही कंप्लीट हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो उत्प्रेरक हम मिलाते हैं ना, वो अभिक्रिया में क्या करते हैं, आपके रासायनिक दृष्टि से उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वो आते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं और चले जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक 2 तरीके से काम करता है, एक तो वेग को बढ़ाने का काम भी करता है और एक वेग को घटाने का काम भी करता है। कई बार क्या होता है कि कई अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है जो बहुत स्पीड में संपन्न हो जाती है, लेकिन हमें वो उत्पाद इतनी स्पीड में नहीं चाहिए होता है, तो हम उसके वेग को स्लो करने के लिए भी उत्प्रेरक के रूप में काम लेते हैं। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे उसे हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा दे उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या बताया मैंने आपको, उत्प्रेरक कितने बताए मैंने आपको, 2 प्रकार के बताए। एक तो होता है आपका धनात्मक उत्प्रेरक और एक होता है आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है, धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करे और ये अभिक्रिया के वेग को घटाने का काम करते हैं। क्लियर बात। यानी आपको ध्यान में रखना है कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन प्रभावित कर रहा है। प्रभावित का मतलब है कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है, तो कौन कौन कर रहा है वो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। उत्प्रेरक के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन वो अभिक्रिया के जो वेग होते हैं उसको क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। या तो अभिक्रिया को स्लो कर देंगे या अभिक्रिया को स्पीड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो उसके बाद आता है वो है विकिरणीय प्रभाव। विकिरणीय प्रभाव से क्या मतलब है, देखो कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो बिना विकिरणों के नहीं संपन्न होती। फॉर एग्जाम्पल कि आपने H2+Cl2 लिया, ठीक है। आपने क्या लिया, यहाँ पे अपने एग्जाम्पल के रूप में बात करेंगे, अपने क्या ले रहे हैं H2+ में Cl2। अगर आपने 2HCl बनाना है और अगर आप इसे अंधेरे में कर रहे हो ना, तो पता नहीं कब तक बनेगी, आपको पता ही नहीं कब तक बनेगी। मतलब इनकी जो बीच की रिएक्शन वो इतनी ज़्यादा स्लो होती है ना कि अगर हम H2 और Cl2 को से 2HCl बनाना चाहते हैं अंधेरे में,
बिना किसी प्रकाश की उपस्थिति में, तो यह अभिक्रिया आपको बहुत ही लेट मिलती है। तो वहां पर क्या क्या किया जाता है, थोड़ी सी मात्रा में विकिरण डाली जाती है। विकिरण अपनी सूर्य की रोशनी बोल सकते हैं किसी प्रकार से। तो एच जो है वो सूर्य की रोशनी को बताता है, प्रकाश को बताता है। तो जैसे ही आपने क्या किया, H2Cl2 से 2HCl बनाने के लिए थोड़ी सी जो है विकिरण प्रभाव इसमें डाली, विकिरण डालते ही ये बहुत ही तेजी से संपन्न हो जाता है। यानी मैं ये बोल सकती हूँ विकिरण प्रभाव भी जो है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। क्लियर बात। सबसे लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है क्रियाकारक सतह का क्षेत्रफल। देखो क्रियाकारक सतह के क्षेत्रफल से क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल समझो कि एक आपने कोयले का बड़ा टुकड़ा लिया, ठीक है, कोयले का बड़ा टुकड़ा लिया, अगर आप उसको उसमें आग लगाना चाहते हो, उसे जलाना चाहते हो, तो वो इतनी जल्दी बर्न नहीं होगा। लेकिन उसी कोयले का जो बड़ा सारा टुकड़ा है उसको आप तोड़ देते हो, तोड़ने से उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, और आप उसके बाद उसे बर्न करने जाओगे, उसे जलाने जाओगे, तो आप देखोगे वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। रीजन क्या है, क्रियाकारक सतह का क्षेत्रफल। क्रियाकारक सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा कम होगा, मतलब ये बोल सकते हैं क्षेत्रफल अब ज्यादा हो चुका है। देखो सोचो एक बार कि कोयले का एक टुकड़ा है, अगर उसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो वो इतनी सी जगह घेरेगा, लेकिन उसी के टुकड़े टुकड़े कर ले तो काफी ज्यादा जगह घेरेगा। यानी कहने की बात ये है, समझ लें इस चीज को, कि सतह क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। टुकड़े जो है वो छोटे छोटे टुकड़े जो है वो जल्दी आग पकड़ लेंगे एज ए कंपेयर किसके, बड़े टुकड़े के। तो यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि अब जो है आपके टुकड़े छोटे हो चुके हैं, आयतन जो है वो ज्यादा घेर रहे हैं, है ना। तो आयतन ज्यादा घेरने के कारण उनका जो सतह क्षेत्रफल है अब वो ज्यादा हो चुका है, जिस कारण से वो जो है अभिक्रिया के वेग को तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं। यानी वो एक टाइप से क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। क्लियर बात। तो इसमें मैंने कौन सा एग्जाम्पल बताया, तो इसमें मैंने एग्जाम्पल बता दिया कि जो कोयले के छोटे टुकड़े होते हैं वे जल्दी आग पकड़ लेते हैं। कोयले के छोटे टुकड़े जल्दी आग पकड़ लेते हैं। क्लियर बात। तो मेरे हिसाब से ये वाले जो सारे टॉपिक्स है अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दोबारा सुन लो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो आपको वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या था, अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा ताप, तीसरा जो था आपका उत्प्रेरक, चौथा जो था वो आपका था कि जो आपके क्रियाकारक होते हैं यानी विकिरण प्रभाव, और पांचवा था क्रियाकारक सतह का क्षेत्रफल। क्लियर बात। और इनके अंदर क्या क्या चीजें बताई वो भी आपको सारा समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि जो द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लिख देती हूँ, द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होती है या होता है, जो भी है होती है, ठीक है। अब देखो ये चीज जो है यहाँ से आप इसको ये याद रख सकते हो, और अगर आपने ये याद रख लिया तो ये पॉइंट आपके लिए क्लियर है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिस कारण उत्पाद ज्यादा बनेंगे, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। उत्प्रेरक डालेंगे तो ये बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, डिपेंड करता है धनात्मक उत्प्रेरक है या ऋणात्मक उत्प्रेरक। और नेक्स्ट विकिरण प्रभाव, विकिरणों से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक अपने 2A को ले सकते हैं, 2AgBr, अगर इसमें प्रकाश डालेंगे तभी आपका 2Ag प्लस Br2 बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, मतलब बहुत ही स्लो रिएक्शन देगा, इसलिए हमें प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है। यानी कई अभिक्रिया ऐसी होती है जो विकिरण प्रभाव से ही उत्पाद बनाती है।
नेक्स्ट है क्रियाकारक सतह का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया कि जो क्षेत्रफल होगा जितना ज़्यादा होगा, टुकड़े जितने छोटे छोटे होंगे वो उतनी ही जल्दी क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक ये सारा क्लियर हो गया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद देखो, एक आपका जो थर्ड चैप्टर है उसमें एक टॉपिक रह गया है निकल कैडमियम सेल। मुझे पता है वो रह गया है, वो मैं आपको करवा दूंगी, टेंशन मत लेना, कोई भी फिक्र की बात नहीं है। ये वाला टॉपिक बार कर लो, फिर हम उसके बाद उसको कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आई थिंक आज वाले जो टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना, और जो चैनल पे बच्चे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो है जिनको नोट्स की दिक्कत है बहुत ज़्यादा, वो मेरे क्या कहते हैं ड्रीम क्लासेस का जो लर्निंग ऐप है उसको इंस्टॉल करके उसमें मेरा जो कोर्स है उसको खरीद सकते हैं। और वहाँ आपको नोट्स जो है PDF के रूप में मिल जाएंगे, प्लस मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और हाँ, मैं अब कंटिन्यू वीडियो रखूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक दिन भी मिस ना करूँ। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाइए 12th में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।